ऑल राइट, टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल। क्योंकि एक बार अगर हमें लैंग्वेज मॉडल समझ में आ गया तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल दैट आई हैव कम अक्रॉस इज दिस: a language model is an AI system trained on large amounts of text data to learn, process and generate human language। एक लैंग्वेज मॉडल क्या है? बेसिकली एक एआई सिस्टम है जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया गया होता है। क्यों? ताकि ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके और जनरेट कर सके, यानी ह्यूमन लैंग्वेज जैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिस पे हमें फोकस करना है वो है जनरेट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अगर आप अपने फोन में टाइप करते हो हाउ आर, तो जो आपका फोन है वो आपको नेक्स्ट वर्ड जनरेट करके देता है। यहाँ पे देखोगे तो जो आप नेक्स्ट वर्ड टाइप करने वाले हो वो प्रिडिक्ट करता है और वो वर्ड्स जनरेट करके देता है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपने जैसे ही हाउ आर लिखा तो उसके बाद यू वर्ड ही क्यों प्रिडिक्ट हो रहा है? यहाँ पे फोन, लैपटॉप या ईयरफोन ऐसे वर्ड्स क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं? यहाँ पे हाउ आर के बाद यू ही क्यों जनरेट हो रहा है? एंड द रीजन इज, जब ऑटो कंप्लीट सिस्टम को डेवलपर्स कोड कर रहे थे, बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे ऑटो कंप्लीट सिस्टम को बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा दिया गया जहां पे पूरा सेंटेंस बताया गया कि ये रहा हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर एवरीवन इज डूइंग। सो ऐसे करके बहुत सारा उसको एग्जाम्पल दिया गया, बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया गया जिसपे आपका मॉडल, जिसपे आपका ये सिस्टम ट्रेन हुआ। फिर जाके जब आप टाइप करते हो ना हाउ आर, तो मॉडल या फिर जो सिस्टम है आपका वो प्रिडिक्ट करता है कि आप हाउ आर के बाद हाई चांसेस ये है कि आप यू टाइप करोगे, ना कि हाउ आर लैपटॉप टाइप करोगे या हाउ आर ईयरफोन टाइप करोगे। You can read it over here. Developers train these autocomplete system using a huge number of examples and language patterns. During training, the model sees patterns like how are you doing, how are you feeling। ऐसे करके बहुत सारे examples ट्रेन किए जाते हैं, दिए जाते हैं, फीड किए जाते हैं। So the next time when you start typing how are, the model uses this pattern it learned during the training along with the current context to calculate which word is most likely to come next। तो बेसिकली क्या करता है, बहुत सारा डेटा से ट्रेन होता है और फिर ये प्रिडिक्ट करता है कि आप नेक्स्ट वर्ड क्या टाइप करने वाले हो। नाउ इसी बेसिक आइडिया को लेट्स टेक इट टू अ वेरी ग्रैंड लेवल, बहुत एक लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, जहां पे हम लोग सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होंगे, नेक्स्ट वर्ड को जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ जनरेट करेंगे, एक पूरा का पूरा स्टोरी जनरेट करेंगे, एक पूरा का पूरा कोड जनरेट करेंगे। इसी बेसिक आइडिया को इफ यू टेक इट टू अ वेरी ग्रैंड स्केल, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ना, वो बेसिकली नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है। नाउ ये टोकन्स क्या होते हैं वी डोंट नो, तो अभी हम लोग टोकन की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे कि जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ऑल्दो सेइंग आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो नेक्स्ट वर्ड नहीं प्रिडिक्ट करता है, वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट नहीं करता है, वो क्या करता है, वो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है, वो नेक्स्ट टोकन जनरेट करता है। बट अभी हमें टोकन क्या होता है वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, सो फॉर दैट वी विल लूजली यूज द वर्ड वर्ड। जो एलएलएम होता है वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करता है, ठीक है? एक बार वी विल गेट टू नो व्हाट टोकन इज, तो वी विल यूज द करेक्ट सेंटेंस दैट एलएलएम जनरेट्स नेक्स्ट टोकन। बट अब हमें आइडिया हो गया कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो क्या करता होगा, वो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड जनरेट करता है। अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो बेस्ट एग्जांपल, अगर प्राइम एग्जांपल देखना है दैट यू यूज ऑन अ डेली बेसिस, इट्स प्रॉबेबली चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली यूज करते हैं। एंड दिस इज द प्राइम एग्जांपल। अगर आप चैट जीपीटी के नाम को समझ गए ना, तो व्हाट एलएलएम इज एंड व्हाट एलएलएम डज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और चैट जीपीटी को समझना बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप सिर्फ इसके नाम को समझ लोगे तो। विच मीन्स डैट इसमें क्या क्या है? पहली चीज़ तो मुझे चैट दिख रही है, विच मीन्स डैट ये एक एप्लीकेशन है जिसमें चैटिंग होता है, राइट? जस्ट लाइक व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में भी आप क्या करते हो, आप चैट करते हो। लेकिन व्हाट्सएप के अदर एंड पे एक रियल यूज़र होता है, एक रियल पर्सन होता है जिससे आप चैट कर रहे होते हो। बट इन दिस केस, इस एप्लीकेशन में जिससे आप चैट कर रहे होते हो वो एक रियल यूज़र नहीं होता, एक रियल पर्सन नहीं होता है, बल्कि एक मॉडल होता है। यस, आप एक मॉडल से चैट कर रहे होते हो एंड दैट मॉडल इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो चैट का तो बेसिक सा मतलब समझ में आ गया, इट्स एन एप्लीकेशन जहां पे हम लोग चैट करते हैं। नेक्स्ट कम जीपीटी।
Now, what is this GPT? So G stands for generative. रिमेंबर जब हम लोग लैंग्वेज मॉडल की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि जो जी जेनरेट वर्ड है उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड द रीज़न बीइंग जो हमारे चैट जीपीटी में जी अल्फ़ाबेट है इट स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव विच मीन्स डैट जो आपका चैट जीपीटी है वो रियल टाइम में रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, रियल टाइम में आंसर्स जनरेट करता है। ना व्हाट डू आई मीन बाय कि रियल टाइम पे आंसर्स जनरेट होते हैं? रिमेंबर जब तक चैट जीपीटी नहीं था और हमें कुछ क्वेरी करनी होती थी, हमें कुछ सर्च करना होता तो हम कहाँ जाते थे? हम जाते थे गूगल के पास। हम गूगल के इनपुट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना सर्च, जो भी हमें सर्च करना होता था वो फीड करते थे, फिर सर्च आइकन पे क्लिक करके सर्च करते थे। इन रिटर्न गूगल हमें क्या देता था? गूगल हमें बंच ऑफ लिंक्स देता था, मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक्स देता था। हम मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक पे क्लिक करते थे एक एक करके, और जिस वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती थी, जो भी काम की इंफॉर्मेशन होती थी, वी एक्सट्रैक्टेड और हम आंसर्स को ऐसे ही इकट्ठा करते थे, राइट? बट जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ हम क्या करते हैं? हम सिंपली चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं और चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सर्च एंड द एआई सर्च। चैट जीपीटी जो होता है ना वो रियल टाइम में आंसर्स जनरेट करके देता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ वाज योर डे, तो आप क्या करते हो? आप रियल टाइम में आप उसका आंसर देते हो। आपने उस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया था, आपने कहीं लिख के नहीं रखा था कि अगर कोई पूछेगा मुझसे हाउ वाज माई डे तो मैं ये आंसर रट के दे दूंगा। आप क्या करते हो? आप ऑन द स्पॉट रियल टाइम में आंसर्स जनरेट करते हो। आज आपके साथ जो जो हुआ उसको समराइज करते हो, रियल टाइम में आप बताते हो कि दिस इज हाउ माई डे वॉज। सेम वे में जब भी आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो, जो चैट जीपीटी भी रियल टाइम में आंसर्स आपको जनरेट करता है और फिर आपको फीड करता है। नेक्स्ट कम पी। पी स्टैंड्स फॉर प्री ट्रेंड। अब प्री ट्रेंड का क्या मतलब है? लेट्स टेक अ एग्जांपल। लेट्स से डैट कि एक 3 साल का बच्चा है जो बोल सकता है, ठीक है, और एक 15 साल का बच्चा है वो भी बोल सकता है। नाउ अगर मैं 3 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज 10 + 20, तो ही और सी माइट नॉट बी एबल टू आंसर इट कि 10 + 20 क्या होता है। लेकिन अगर मैं 15 साल के एक बच्चे से पूछूं व्हाट इज 10 + 20, तो ही विल आंसर इट। चांसेस आर हाई कि ही विल आंसर इट 10 + 20 इज इक्वल टू 30। नाउ अगर मैं 3 साल के बच्चे से पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ही और सी माइट नॉट बी एबल टू आंसर इट कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। लेकिन अगर मैं वही क्वेश्चन 15 साल के बच्चे से पूछूं तो ही और शी माइट आंसर डेट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नाउ द क्वेश्चन इज एक 3 साल का बच्चा क्यों नहीं आंसर कर पा रहा है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या फिर नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस? मीन वाइल एक 15 साल या 20 साल का बच्चा क्यों आंसर कर पा रहा है? एंड द रीजन इज जो 15 साल का बच्चा है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ट्रेनिंग से गुजरा है। उसको टीचर्स ने सिखाया है, मैथमेटिक्स के उसने क्लासेस लिए हैं, उसको पेरेंट्स ने नॉलेज दी है, उसको स्कूल्स ने नॉलेज दिया, उसको एक कॉलेजेस ने नॉलेज दिया, उसको उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उसने इंटरनेट से बहुत सारा डेटा अपने अंदर इकट्ठा करा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके पास बहुत सारा नॉलेज हो चुका था। दैट्स वाई अगर मैं 15 साल के बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो ही इज एबल टू आंसर इट। मीन वाइल एक 3 साल के बच्चे से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो आंसर नहीं कर पा रहा है। एंड द रीजन इज उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, उसके पास उतना डेटा अभी अवेलेबल ही नहीं है कि वो आंसर कर पाए। एक 3 साल का बच्चा अभी मैथमेटिक्स का कोई क्लास ही नहीं लिया, उसने सीखा ही नहीं कि व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, इसलिए वो आंसर नहीं कर पा रहा है। विच मीन्स डैट 15 साल का बच्चा इसलिए आंसर कर पा रहा है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक ट्रेनिंग से गुजरा है। और जब आप एक 15 साल के बच्चे से सवाल पूछ रहे हो तो वो आंसर कर पा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, राइट? दैट्स व्हाट पी स्टैंड्स फॉर, प्री ट्रेन। जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो और चैट जीपीटी आपको आंसर दे देता है तो इट्स नॉट अ मैजिक। चैट जीपीटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको ट्रेन किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब चीज़ लगाया उसको ट्रेन करने में। और जब ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही तब उसको पब्लिक के लिए रिलीज करा है कि हे दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड चैट जीपीटी, आप यूज़ करो। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो ये आंसर करेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे जितना भी इंटरनेट पे ऑलमोस्ट टेक्स्ट डेटा था ना सब फीड कर दिया था उसको, सब सिखा दिया था। इसलिए जब भी आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हो तो ही इज एबल टू आंसर इट। आई एम नॉट श्योर चैट जीपीटी इज ही और शी, बट इट इज एबल टू आंसर इट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाई प्री ट्रेन। चैट जीपीटी को क्या करा गया? पहले ट्रेन किया गया, दैट्स व्हाई ही इज प्री ट्रेन्ड। तब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो ना तो चैट जीपीटी इज एबल टू आंसर इट। एंड देन कम्स टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर।
And this is one of the most beautiful concept in the world of artificial intelligence. Transformer is known as the heart of large language model. और जो ट्रांसफॉर्मर है इसको इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने इन 2017. तो अगर आप ब्राउज़र पे जाओ, गूगल पे सर्च करो व्हाट अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, तो ये एक वाइट पेपर है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल है. आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और आपको पीडीएफ मिल जाएगा. तो ये जो पीडीएफ है इट इज़ रिलीज्ड बाय गूगल. तो गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था. यहाँ पे उसका डायग्राम भी है. तो यू कैन सी दैट द ट्रांसफॉर्म मॉडल आर्किटेक्चर. और यहाँ पे आप देखोगे कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकोडर एंड डिकोडर. यहाँ पे कुछ इनपुट है, फिर इनपुट इम्बेडिंग है, पोजिशनल इनकोडिंग है, यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, फिर ये मल्टी हेड अटेंशन में जा रहा है. तो ये सब क्या है वी डोंट नो. अभी हमें कुछ आइडिया नहीं कि ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट्स दिख रहा है. तो सबसे पहले हम लोग इस इनपुट को समझेंगे और फिर ये इनपुट इनपुट इम्बेडिंग में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या है ये इनपुट इम्बेडिंग, क्यों होता है इनपुट इम्बेडिंग, हम लोग उसको समझेंगे. तो एक एक करके समझते हैं चीज़ों को. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इनपुट्स. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड और वी विल स्टार्ट विद द इनपुट. तो देखो, जब भी आप चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन पूछते हो, जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हो, सपोज दैट आपने लिखा व्हाट इज द वेदर इन बैंगलोर टुडे, राइट. तो आपको क्या लगता है ये जो टेक्स्ट है, ये जो रॉ टेक्स्ट है, ये डायरेक्ट एलएलएम में जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाता है और फिर वो आपको आंसर करता है? एंड द आंसर इज नो. जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना, व्हाट इज द वेदर इन बैंगलोर टुडे, ये डायरेक्टली एलएलएम के पास नहीं जाता, डायरेक्टली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं जाता है. उसके पहले कुछ प्रोसेस होता है. क्या प्रोसेस होता है? जो भी आप लिखते हो ना उसको टोकन्स में ब्रेक करते हैं. लेट्स सी इट इन लाइव एक्शन. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेबसाइट है टिक टोकनाइजर करके, और सपोज दैट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा सेंटेंस टाइप करता हूँ, हाउ आर यू. ठीक है, ये रहा मेरा बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस, हाउ आर यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन काउंट. तो यहाँ के टोकन कितने? 3 है, विच मीन्स डैट मैंने जो भी सेंटेंस लिखा उसको इसने टोकन्स में ब्रेक करा. हाउ आर यू, तो हाउ एक टोकन है, स्पेस के साथ आर एक टोकन है, स्पेस के साथ यू एक टोकन है. तो आप सोचोगे अच्छा, एक वर्ड का एक टोकन असाइन कर देता है जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है. एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. रीजन बीइंग, सपोज डेट मैं यहाँ पे अगर मैं बैंगलोर टाइप करूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितने वर्ड्स, कितने टोकन्स होंगे? ये बैंगलोर तो एक ही वर्ड है, लेकिन अगर आप टोकन का काउंट देखो तो यहाँ पे टोकन काउंट इज 2. तो यानी एक वर्ड के लिए 2 टोकन्स यहाँ पे असाइन हुए हैं. बैंक को एक टोकन मिला है और ALORE को एक टोकन मिला है. तो देखो, ये टोटली डिपेंड करता है टोकनाइजर के ऊपर कि एक वर्ड के लिए एक टोकन असाइन हो सकता है या एक वर्ड के लिए 2 टोकन या एक वर्ड के लिए 3 टोकन असाइन करना है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टोकनाइजर. तो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, कोई भी टेक्स्ट, व्हाट इज द वेदर इन बैंगलोर, राइट, समथिंग लाइक दिस. हाँ, एक और, चलो ये स्पेलिंग मिस्टेक रहा मेरा, ठीक है. तो व्हाट इज द वेदर इन, लेट्स राइट, जस्ट लेट मी राइट इट वेदर, और मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ. तो अब देखो, मैंने वेदर की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इसका टोकन काउंट कितना है? 3 है. यानी टोकनाइजर ने क्या करा, ये वर्ड के लिए 3 टोकन असाइन किए. लेकिन अगर मैं वेदर की स्पेलिंग सही लिखूं, सपोज डेट मैंने सही लिखा, तो अब देखो टोकन काउंट कितना है? 1. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टोकनाइजर कि एक वर्ड के लिए वो कितने टोकन असाइन करता है. तो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेदर इन बैंगलोर टुडे. ओके, बैंगलोर टुडे, समथिंग लाइक दिस. अभी देखो 8 टोकन्स है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दूँ ना तो 1 टोकन इंक्रीज हो जा रहा है. ठीक है, तो कैरेक्टर्स के लिए भी 1 टोकन असाइन हो सकता है, वर्ड के लिए 1 टोकन, या एक वर्ड को अगर मल्टीपल वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, विच मीन्स दैट सब वर्ड्स बोलते हैं उसको, ठीक है. तो अगर सब वर्ड्स में डिवाइड कर दिया तो टोकन्स का काउंट बढ़ सकता है. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा व्हाट इज़ द वेदर इन बैंगलोर टुडे, तो इस सारे सेंटेंस को, जो भी मेरा सेंटेंस था उसको ब्रेक करा गया टोकन्स के अंदर. और हर एक टोकन की एक आईडी होती है. तो जैसे व्हाट टोकन है, तो यहाँ देखो इसकी आईडी क्या है, 13347. अगर मैं स्पेस के साथ इज की बात करूँ तो इसकी आईडी क्या है, 382. देखो ऊपर जो टोकन है ना उसी का सेम कलर टोकन आईडी का भी होगा. अगर मैं वेदर पे जाऊँ तो वेदर का ग्रीन है, नीचे देखो टोकन आईडी का भी कलर ग्रीन है, विच स्टेट्स दैट जो आपका वेदर है उसका टोकन है 11122. तो जो भी आपका रॉ इनपुट है, रॉ टेक्स्ट है, उसको सबसे पहले हम लोग टोकन्स में ब्रेक करते हैं और हर एक टोकन की एक टोकन आईडी होती है. लेट्स गेट बैक.
तो देखो इनपुट का क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल डज इज चॉप योर स्ट्रिंग इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड टोकन्स। जो भी आप टेक्स्ट भेजते हो ना, जो भी रॉ टेक्स्ट होता है ना, उसको सबसे पहले टोकन्स में ब्रेक करते हैं और हर एक टोकन्स की आईडी होती है ना। देखो जो भी हमारा, अगर आपने नेटवर्किंग के क्लासेस कराओ कॉलेज टाइम में या फिर 10th या 11th में, तो आपको पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो टेक्स्ट नहीं समझता, वो समझता है नंबर्स। एंड दैट टू दो ही नंबर समझता है, एक जीरो और एक वन। ठीक है। तो जब भी आप कोई रॉ टेक्स्ट पास कर रहे हो ना, तो कंप्यूटर या फिर जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, वो कहता है यार मैं टेक्स्ट में डील नहीं करूंगा, मुझे नंबर्स ला के दो। तो आप सोचोगे अच्छा, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है हाउ आर यू, तो ठीक है, वो टोकनाइजेशन प्रोसेस में गया। उसके बाद टोकन्स क्रिएट हुए, हाउ का एक टोकन बना, आर का एक टोकन बना, यू का एक टोकन बना और ये क्वेश्चन मार्क का भी एक टोकन बना। और फिर उन टोकन्स की एक आईडी भी होती है। तो ये सारी आईडीज रही। तो क्या ये जो टोकन आईडी होती है, क्या ये एलएलएम में फीड होता है और फिर एलएलएम समझता है अच्छा 1724 का मतलब हाउ है, 527 का मतलब आर है, 499 का मतलब यू है, 30 का मतलब क्वेश्चन मार्क है। क्या एलएलएम ऐसे समझता है? एंड द आंसर इज नो। जो ये टोकन आईडीज होता है ना, इसका यूज करते हैं हम लोग टू गेट द एम्बेडिंग वेक्टर। तो देखो हमारे एलएलएम के पास होता है एक एम्बेडिंग टेबल, ठीक है, जिसमें एक साइड टोकन आईडी मेंशन रहता है और उस टोकन आईडी का रेलेवेंट एम्बेडिंग वेक्टर होता है। मीन्स देखो ऐसे एक एम्बेडिंग टेबल होगा और उसमें टोकन आईडी ऐसे मेंशन होंगे, जैसे 1 2 3 और ऐसे करके बहुत लंबा सा एक टेबल होगा। और जैसे 3 पे ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर है, 2 पे ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर है, 1 पे ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर है। ठीक है। एम्बेडिंग टेबल पहले क्लियर हो गया कि एक टेबल होता है जिसमें टोकन आईडी की लिस्ट होती है और एक साइड उसका रिलेवेंट एम्बेडिंग वेक्टर होता है। इतना क्लियर हो गया। नाउ अगर आप एप्पल लिखोगे तो एप्पल क्या होता है? एप्पल को पहले टोकन्स में कन्वर्ट होगा, टोकन की एक टोकन आईडी होगी और उस टोकन आईडी का यूज करके वी गेट द एम्बेडिंग वेक्टर। अगर आपने चैट जीपीटी में एप्पल लिखा है तो एप्पल को कन्वर्ट किया जाएगा टोकन में, फिर उस टोकन की एक टोकन आईडी आएगी। सपोज दैट इसकी टोकन आईडी आती है 1। अब 1 का यूज किया जाएगा टू गेट द एम्बेडिंग वेक्टर जो मॉडल ने पहले से स्टोर करके रखा है, कि अगर मेरे पास कोई टोकन आईडी 1 लेके आएगा तो मैं उसको ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर दूंगा, अगर मेरे पास कोई टोकन आईडी 2 लेके आएगा तो उसको मैं ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर दूंगा। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? अभी एम्बेडिंग वेक्टर आया। नाउ तो क्वेश्चन इज, अगर कंप्यूटर नंबर्स समझता है, टेक्स्ट नहीं समझता है, अगर वो एप्पल नहीं समझता है, तो ठीक है ना, मेरे पास टोकन आईडी आ गई। टोकन आईडी तो नंबर है। तो फिर एलएलएम क्यों नहीं समझ रहा है कि मैं अगर 1 बोल रहा हूं तो मैं एप्पल की बात कर रहा हूं? उसको ये एम्बेडिंग वेक्टर एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए? अभी आप ये मत समझ लेना कि एप्पल की एक्चुअल टोकन आईडी 1 होती है और एम्बेडिंग वेक्टर उसका ये वैल्यू होता है, नहीं। एक्चुअल में नंबर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो आप 4 वैल्यूज देख रहे हो ना, वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आपने 10th में मैथमेटिक्स वगैरह करा हो तो बेसिक डेफिनेशन है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन करो, अभी तो आप 4 नंबर देख रहे हो, राइट। इस वेक्टर में कितने नंबर्स हैं? 0.72, फिर -0.18 और ऐसे करके 4 नंबर है। द रीजन इज एक्चुअल वैल्यूज कैन बी लाइक मोर देन 500 और मोर देन 1000। एक वेक्टर में मोर देन 500 नंबर्स हो सकते हैं या मोर देन 1000 नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मॉडल का डायमेंशन क्या है। ठीक है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने ये वैल्यूज लिए। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे कि सपोज डेट अगर मैंने एप्पल लिखा तो एप्पल को टोकन में कन्वर्ट करा, उस टोकन की एक टोकन आईडी होती है और उस टोकन आईडी को हम लोग लेके जाते हैं एम्बेडिंग टेबल्स में और फिर उस एम्बेडिंग टेबल में हमें उस टोकन आईडी का वेक्टर मिलता है ना। तो क्वेश्चन इज, अगर मॉडल को नंबर चाहिए तो नंबर, टोकन आईडी भी तो नंबर ही है ना। वाई डू वी नीड एम्बेडिंग वेक्टर? एंड द रीजन इज, यहाँ पे देखो, अगर तुम ये देखो, कैट है, डॉग है और कार है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर कैट का इम्बेडिंग वेक्टर देखो तो कुछ ऐसा है, 0.8, 0.2, -0.1 और ऐसे करके। फिर अगर डॉग का तुम इम्बेडिंग वेक्टर देखो तो 0.7, 0.3, -0.1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या तुम इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। लेट्स टेक कार। कार की वैल्यू देखो, -0.2, फिर 0.8, फिर 0.5। अगर तुम थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो जो कैट और डॉग की वैल्यूज है ना, वो ऑलमोस्ट बहुत पास पास है। 0.8, 0.7, 0.2, 0.3, -0.1, -0.1। तो जब भी कैट और डॉग के वेक्टर्स बनेंगे ना, जब भी तुम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो कैट और डॉग के वेक्टर्स बहुत पास में होंगे कंपेयर टू द कार वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू -0.2, 0.8, यानी इन दोनों वैल्यू से बहुत डिफरेंट है कार का वैल्यू। तो जब कैट और डॉग की
वेक्टर बनेगी ना, तो वो इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे होगा। लेकिन अगर कार की तुम बात करो ना, तो कार बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है। दैट्स वाई द मॉडल गेट टू लर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कि कैट एंड डॉग अगर इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वाइल कार बिहेव्स डिफरेंटली। यानी अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पास होगी। इट मीन्स दैट ये दोनों वेक्टर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। मीनवाइल जो ये वाला एम्बेडिंग है, ये वाला जो वैल्यू है, ये बहुत डिफरेंट है। यानी ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू में बहुत सिमिलैरिटी नहीं होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। और यहाँ पे है भी, जो कैट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीनवाइल कार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। कार एक बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, मीनवाइल कैट का बिल्कुल एक डिफरेंट पर्पस है। यहाँ पे देखो विजुअलाइज भी कर सकते हो कि देखो अगर बनाना का वेक्टर लो और एप्पल का वेक्टर लो, मैं सिंपल 3D में इमेजिन कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल में इमेजिन कर रहा हूँ। मीन वाइल इन रियल लाइफ ये जो तुम्हारे वेक्टर्स होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट 500 डायमेंशंस और 1000 डायमेंशंस में। तो ये तो मैं बस 3 डायमेंशनल ले रहा हूँ, जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे एप्पल है। तो देख रहे हो, इस बनाना का वेक्टर, एप्पल का वेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे जैसे उल्फ का वेक्टर है, यहाँ पे डॉग का वेक्टर, कैट का वेक्टर, तो इनका बिल्कुल आसपास है सारे वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग समहाउ एक रिलेशनशिप, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि इनका जो वेक्टर है ना, वो बहुत क्लोज क्लोज होगा। तो लेट्स रिकॉल। देखो यहाँ पे यूजर सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप करेगा, सपोज दैट हाउ आर यू, ये टोकनाइजेशन प्रोसेस से जाएगा। टोकनाइजेशन प्रोसेस में टोकन्स में ब्रेक होगा। हर एक टोकन का अपनी एक टोकन आईडी होगी, और हर एक टोकन आईडी से हम लोग गेट करेंगे उसके एम्बेडिंग वेक्टर्स। अब ये 1724 है, तो इसका एम्बेडिंग वेक्टर कुछ ऐसा होगा, बड़ा सा। फिर ऐसा मत समझ लेना कि 1724 का एम्बेडिंग वेक्टर 0.4 है, 527 का एम्बेडिंग वेक्टर 0.2 है, और इसका ये, और नहीं, ये जो टोकन आईडी है ना, इसका एक वेक्टर होगा ऐसा बहुत बड़ा। फिर ये जो सेकेंड वाला टोकन आईडी है ना, इसका सिमिलर ऐसा एक बहुत बड़ा वेक्टर होगा। फिर ये जो थर्ड वाला टोकन आईडी है ना, फिर इसका एक बहुत बड़ा वेक्टर होगा। ठीक है, तो हर एक टोकन आईडी की एक अपनी एम्बेडिंग वेक्टर होगी। तो वी गेट टू नो कि एम्बेडिंग वेक्टर क्या होता है और हमें क्यों चाहिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा इनपुट, रॉ इनपुट जो यूजर भेजता है, जैसे हाउ आर यू। और यहाँ से ये कन्वर्ट होता है इनपुट एम्बेडिंग में। अब हमें समझ में आ गया कि इनपुट एम्बेडिंग क्या होता है। यानी ये जो इनपुट है तुम्हारा, इसको ब्रेक करते हैं पहले टोकन्स में, फिर टोकन की टोकन आईडी बनती है, फिर टोकन आईडी से हम लोग एम्बेडिंग वेक्टर गेट करते हैं, जो ये होता है बेसिकली आपका इनपुट एम्बेडिंग होता है। तो नाउ वी हैव क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कि इनपुट से इनपुट एम्बेडिंग तक का सफर कैसा रहता है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो स्टेप में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है, यानी कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? अच्छा, पोजिशनल इनकोडिंग ऐड हो रहा है। अब ये पोजिशनल इनकोडिंग क्या होता है? लेट्स गेट बैक टू स्लाइड। अब हम क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज पोजिशनल इनकोडिंग। तो कंसिडर दिस, डॉग बाइट्स मैन, एक सेंटेंस है, एंड मैन बाइट्स डॉग। तो क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है, डॉग बाइट्स मैन एंड मैन बाइट्स डॉग? ऑब्वियसली यस। ये दो नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है कुत्ते ने इंसान को काटा, डॉग बाइट्स मैन, और इसका मीनिंग होता है मैन बाइट्स डॉग, एक इंसान ने कुत्ते को काटा। ऑल दो वर्ड्स दोनों में सेम है, लेकिन जो वर्ड्स के ऑर्डर हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे डॉग पहले आ रहा है, यहाँ पे डॉग लास्ट में आ रहा है। बाइट्स की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, मैन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, मैन यहाँ पहले आ रहा है। तो दोनों सेंटेंस में वर्ड्स तो सेम है, लेकिन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अलग है। जिस वे में वो अपीयर हो रहे हैं, जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं, वो डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं ये दोनों सेंटेंस एलएलएम मॉडल को फीड करूं, डॉग बाइट्स मैन एंड मैन बाइट्स डॉग, तो एलएलएम बोलेगा कि यार इन ये दोनों सेंटेंस ना मेरे लिए सेम है। तो तुम बोलोगे यार ये एलएलएम ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम कि डॉग बाइट्स मैन और मैन बाइट्स डॉग दोनों सेम है? क्योंकि हमारे लिए तो ये अलग है। यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा डॉग पहले आ रहा है और मैन यहाँ पे पहले मैन आ रहा है। एलएलएम बोलेगा नहीं, मुझे पोजीशन नहीं पता, तुम अगर डॉग बाइट्स मैन भी लिख रहे हो ना, तो मेरे लिए ये सेम है कंपेयर टू मैन बाइट्स डॉग। तो देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा जो भी टेक्स्ट होता है उसका हम लोग इमेडिंग गेट करते हैं। इतना तक तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन में कवर कर लिया, राइट। तो डॉग का कुछ डॉग इमेडिंग होगा, बाइट्स का कुछ बाइट्स इमेडिंग होगा, और मैन का कुछ मैन इमेडिंग होगा। इसी सीक्वेंस में टोकन की आईडी निकलेगी और फिर हम लोग वेक्टर गेट करेंगे। और इस सेंटेंस के लिए मैन का इम्बेडिंग निकलेगा, फिर बाइट्स का इम्बेडिंग निकलेगा, फिर डॉग का इम्बेडिंग निकलेगा। और हम लोग इम्बेडिंग ही तो फीड करते हैं ना। तो रीज़न इज, अगर मैं यहाँ डॉग की इम्बेडिंग पहले फीड कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि डॉग पहले आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं मैन को पहले फीड कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैन पहले आ रहा है। तो तुम्हारे लिए दोनों सेंटेंस सेम कैसे हैं? एलएलएम के लिए ये दोनों सेंटेंस सेम कैसे हैं?
And the reason is the transformer does not inherently treat the first vector as position 1, second vector as position 2. तो अब समझ में आ रहा है कि अगर मैं डॉग की एम्बेडिंग पहले भेज रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मर उसको पोजीशन 1 ट्रीट नहीं कर रहा है। अगर मैं मैन की एम्बेडिंग उसको पहले भेज रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मर उसको पहला एम्बेडिंग ट्रीट नहीं कर रहा। तो यानी कि अगर इसको पहला ट्रीट नहीं कर रहा है, इसको दूसरा ट्रीट नहीं कर रहा है, इसको तीसरा ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो ये दोनों वर्ड सेम ही होंगे, सॉरी सेंटेंस तो सेम ही होंगे। क्योंकि देखो ये दोनों सेंटेंस अलग कब है, ड्यू टू द ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में ये अपीयर हो रहा है, राइट? क्योंकि वर्ड्स तो दोनों सेंटेंस में सेम है। तो ओनली डिफरेंस दैट दीज टू सेंटेंस हैव इज द ऑर्डर दे अपीयरिंग, राइट? लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बोल रहा है कि देखो यार, फर्स्ट वेक्टर को मैं फर्स्ट पोजीशन ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, सेकंड वेक्टर को मैं सेकंड पोजीशन ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर तुम इसके पोजीशन को कंसीडर ही नहीं करोगे तो फिर एलएलएम के लिए तो ये दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि देखो यार, ये जो डॉग है ना, इसकी पोजीशन 1 है, ये जो बाइट्स है इसकी पोजीशन 2 है, और ये जो मैन है इसकी पोजीशन 3 है। तब एलएलएम बोलेगा हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा सेंटेंस है अब बन रहा है डॉग बाइट्स मैन। फिर ये वाला जो सेंटेंस है ना, मैन बाइट्स डॉग, इसमें हम लोग फिर से बताएंगे कि देखो यार, ये जो मैन इम्बेडिंग है ना इसका पोजीशन फर्स्ट है, ये जो बाइट्स इम्बेडिंग है ना इसका पोजीशन सेकंड है, ये जो डॉग इम्बेडिंग है ना इसका पोजीशन थर्ड है। तब एलएलएम समझेगा अच्छा, नाउ आई गेट इट, मैन बाइट्स डॉग। तब वो समझ पाएगा कि अच्छा, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, अब हमें हर एक इम्बेडिंग का एक पोजीशन असाइन करना है। जैसे एग्जांपल लो, डॉग बाइट्स मैन एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमें डॉग के लिए एक पोजीशन असाइन करना होगा, बाइट्स के लिए एक पोजीशन असाइन करना होगा, मैन के लिए एक पोजीशन असाइन करना होगा, राइट? तो अभी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डॉग का पोजीशन 0, बाइट्स का पोजीशन 1, मैन का पोजीशन 2, राइट? ऐसे इंटीजर वैल्यू भी भेज भेज सकते हैं, राइट? तो इससे एलएलएम मॉडल को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इम्बेडिंग कौन से पोजीशन पे आ रहा है। एंड द रीज़न इज, हम ऐसे 0 1 2 नहीं भेजते हैं। हम क्या करते हैं पता है, वी कन्वर्ट द पोजीशन इनटू अ पोजीशन वेक्टर। अगेन वेक्टर, फिर से वेक्टर आ गया। टोकन आईडी से हम लोग क्या कर रहे थे, पहले टोकन आईडी से हम लोग इम्बेडिंग वेक्टर गेट कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पोजीशन को, जो हमारा पोजीशन 0 1 2 ऐसे करके सोच रहे थे कि ऐसे पास करेंगे, अब इस पोजीशन को भी एज अ वेक्टर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन जो 1 होता है, पोजीशन जो 2 होता है ना, इसका भी एक वेक्टर हम लोग निकालते हैं कि पोजीशन 1 का वेक्टर ये है, पोजीशन 2 का वेक्टर ये है। ये कैसे निकलता है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज साइन कोसाइन फंक्शन। हम लोग साइन कोसाइन फंक्शन के हेल्प से पोजीशन के वेक्टर को गेट करते हैं, ठीक है? अभी मैथमेटिकली हम लोग नहीं जा रहे हैं कि साइन कोसाइन फंक्शन कैसा दिखता है, कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्ली इन द 4th और 5th वीडियो वी विल गेट टू इट। बट अभी ये समझते हैं कि पोजीशन 1 जो होता है उसका एक वेक्टर हम लोग निकालते हैं ऐसा, और पोजीशन 2 है उसका वेक्टर ऐसे निकालते हैं, और ऐसे कर करके हर एक इनपुट इम्बेडिंग के लिए वेक्टर हम लोग पोजीशन वेक्टर गेट करते हैं। तो नाउ अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो चीज़ है। पहला क्या है, सपोज डेट अगर डॉग एक वर्ड है तो उस डॉग को हम लोग टोकन में कन्वर्ट करेंगे, उस टोकन से टोकन आईडी मिलेगी, उस टोकन आईडी से हम लोग इम्बेडिंग टेबल में जाके उसका वेक्टर गेट करेंगे। तब हमारे पास डॉग की क्या आएगी, टोकन इम्बेडिंग। उसके बाद अब उस डॉग का हमें पोजीशन भी बताना है कि पूरे सेंटेंस में वो डॉग किस पोजीशन पे अपीयर हो रहा है। तो अगेन हम लोग पोजीशन 1 2 3 नहीं पास कर सकते, उस पोजीशन का भी एक वेक्टर निकलेगा। तो हमारे पास अब डॉग की टोकन इम्बेडिंग है, डॉग का पोजीशन वेक्टर है। तो क्या इन दोनों को सेपरेटली हम लोग एलएलएम मॉडल में भेजते हैं कि ये रहा डॉग की इम्बेडिंग, टोकन इम्बेडिंग, और ये रहा डॉग का पोजीशन वेक्टर। तो क्या हम लोग अलग अलग वैल्यू भेजते हैं? ऑब्वियसली नॉट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। कौन कौन से वैल्यू, जो तुम्हारा टोकन इम्बेडिंग होता है, जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होता है, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। फिर जो रिजल्ट आता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग ट्रांसफॉर्मर के अंदर पास करते हैं। तो यानी टोकन इम्बेडिंग प्लस पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का समेशन एंड द रिजल्टिंग वेक्टर, ये रहा तुम्हारा रिजल्टिंग वेक्टर, बिकम्स द रिप्रेजेंटेशन दैट पास्ड इनटू द ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों का समेशन हम लोग ट्रांसफॉर्मर के अंदर पास करते हैं। तो नाउ वी गेट टू इट। अगर हम लोग वापस से इस डायग्राम पे चले जो गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था हमारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को, जिसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले तो यूज़र का रॉ इनपुट है। उस रॉ इनपुट को हमने देख लिया, इनपुट इम्बेडिंग में कैसे ट्रांसफर करते हैं। इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, टोकन्स में ब्रेक करते हैं, टोकन्स की आईडी होती है, उस टोकन आईडी से हम लोग इम्बेडिंग वेक्टर गेट करते हैं। तो यहाँ तक प्रोसेस क्लियर हो गया। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक इनपुट जो हमारे पास इम्बेडिंग्स आई थी उसके पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट की इम्बेडिंग और पोजीशन की इनकोडिंग दोनों को ऐड किया। और ये जो हमारा एडिशन है, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसको हम लोग कहाँ पास कर रहे हैं, मल्टी हेड अटेंशन में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज मल्टी हेड अटेंशन। ओके, लेट्स हैव अ रीकैप।
तो यूज़र ने सेम चीज़ हाउ आर यू है उसको टोकन्स में कन्वर्ट करा, टोकन्स की टोकन आईडी निकली, उस टोकन आईडी से हम लोग एम्बेडिंग वेक्टर गेट करते हैं एम्बेडिंग टेबल्स में जाके, एंड देन वी असाइन पोजीशन टू ईच टोकन, हर एक एम्बेडिंग वेक्टर को एक पोजीशन असाइन कर देते हैं, एंड द समेशन ऑफ पोजिशनल वेक्टर प्लस एम्बेडिंग वेक्टर गोज इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तक तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हमें जानना है कि ये जो जाता है ये जाता है, अब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा जो हम इन्हें इन दोनों को सम करके जो वेक्टर गेट करा है वो कहाँ जाता है, वो जाता है अटेंशन में। तो अब हमें क्या देखना है, व्हाट इज सेल्फ अटेंशन। तो आई थिंक ओके, सेल्फ अटेंशन इज अगेन डिजर्व्स अनदर होल वीडियो बाय इटसेल्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ अटेंशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगेन सेल्फ अटेंशन इज नोन एज द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज द हार्ट ऑफ एलएलएम एंड सेल्फ अटेंशन इज नोन एज द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सेल्फ अटेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट डिजर्व इट्स ओन वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ अटेंशन को कवर करेंगे, देखेंगे क्वेरी क्या होता है, की क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, वेट्स कैसे असाइन करते हैं, सॉफ्ट मैक्स फार्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब सेल्फ अटेंशन को कवर करेंगे तब। एंड वन मोर डिस्क्लेमर, आई थिंक मैंने ये डिस्क्लेमर वीडियो की स्टार्टिंग में भी डाली थी और अभी भी मैं डाल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ that I am a student, I am learning artificial intelligence right now, and whatever I am learning, this is my way to reinforce my own understanding of this subject. So I do not claim to be a teacher, I am not a teacher, I do not claim to be a teacher, I'm just sharing what I have learned. ठीक है, तो आई होप कि शायद किसी को हेल्प मिले इस वीडियो से। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।